हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम आयशा है। मैं 24 साल की हूँ और अपने माता पिता व छोटी बहन रिया के साथ लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। पिताजी छोटा सा कपड़े का व्यापार करते हैं, माँ घर संभालती हैं और रिया अभी कॉलेज में पहली साल है। मैं एक लोकल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग पूरी करके अब वॉलंटियर के तौर पर काम करती हूँ। सुबह ऑफिस टाइम पर हॉस्पिटल जाती हूँ, शाम को घर लौटकर परिवार की मदद करती हूँ। ज़िंदगी साधारण थी लेकिन सपने बड़े थे। मैं चाहती थी कि एक दिन अपना छोटा सा क्लिनिक खोलूँ जहाँ गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो सके। एक दिन हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आया। उसका नाम डॉक्टर हमज़ा था। उम्र लगभग 28 साल, शांत स्वभाव, हमेशा सफ़ेद कोट में व्यस्त। वो बच्चों के वार्ड में ज़्यादा काम करता था। पहली मुलाकात तब हुई जब एक छोटा बच्चा तेज़ बुखार में बेहोश हो गया। मैं दौड़ी आई तो हमज़ा साहब पहले से ही वहाँ थे। उन्होंने बच्चे को देखा, दवाई दी और मुझसे कहा, आयशा, तुम इसकी माँ को समझाओ, घबराहट से हालत और ख़राब हो रही है। उनकी आवाज़ में ना कोई दिखावा था, ना रूखापन, बस एक डॉक्टर की जिम्मेदारी। मैंने देखा कि वो बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए माँ को धीरे धीरे समझा रहे थे। उस दिन से मेरे मन में उनके लिए सम्मान पैदा हो गया। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। हॉस्पिटल के गार्डन में चाय पीते हुए हम प्रोजेक्ट पर चर्चा करते। हमज़ा साहब बताते कि वो गांव से आए हैं, पिताजी किसान थे, लेकिन उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की। पैसे कमाने से ज़्यादा लोगों का दर्द कम करना मेरा मकसद है। एक बार उन्होंने कहा। मैंने भी अपनी बात शेयर की कि मैं कैसे अपने क्लिनिक का सपना देखती हूँ। उनकी आंखों में मेरी बात सुनकर चमक आ जाती। कभी कभी वो मेरे लिए एक्स्ट्रा शिफ्ट में मदद कर देते। एक बार जब मेरी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद भी एक बूढ़ी अम्मी का इंतज़ार था, हमज़ा साहब खुद उनके घर तक छोड़ने चले गए। मैं घर लौटी तो मन में एक अजीब सी हल्कापन था। उनकी इज्जत, उनकी मेहनत, उनकी शांति, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन ज़िंदगी में रोमांस अकेला नहीं चलता। घर में दबाव शुरू हो गया। पिताजी का कहना था कि अब मेरी शादी का वक्त आ गया है। आयशा, तुम्हारा चाचा का बेटा फैसल अच्छा लड़का है, उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, परिवार की इज्जत बनी रहेगी, माँ ने एक शाम चुपके से कहा। फैसला मेरा दूर का रिश्तेदार था। अच्छा दिखता था लेकिन बातों में घमंड भरा था। वो अक्सर फ़ोन पर कहता, आयशा, नर्सिंग छोड़ दो, शादी के बाद घर संभालो। मैं चुप रह जाती। दिल में हमज़ा साहब की याद आती, उनकी एक मुस्कान, एक छोटी सी मदद, वो सब फैसल की बड़ी बड़ी बातों से कहीं ज़्यादा असरदार लगती। एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल में एक फंडरेजिंग प्रोग्राम था। हमज़ा साहब और मैं दोनों ही बच्चों के लिए खेल का सामान जुटा रहे थे। शाम को गार्डन में बैठकर लिस्ट बना रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। हम दोनों एक छोटे से शेड के नीचे खड़े हो गए। हमज़ा साहब ने अपना कोट उतार कर मेरे सिर पर रख दिया। तुम भीग जाओगी, उन्होंने हल्के से कहा। उस पल मेरे दिल में कुछ हलचल हुई। उनकी नज़रें मेरी तरफ थीं, लेकिन सम्मान के साथ। कोई गलत इरादा नहीं, बस एक साथी की फ़िक्र। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू हमज़ा साहब, आप हमेशा ऐसे ही मदद करते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मदद नहीं, जिम्मेदारी है आयशा। उसी शाम किसी ने हम दोनों की फ़ोटो खींच ली। शेड के नीचे, कोट मेरे सिर पर। वो फ़ोटो बिल्कुल निर्दोष थी, लेकिन किसी ने इसे एडिट करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। मोहल्ले का ग्रुप, जहाँ सब परिवार वाले जुड़े थे। कैप्शन था, आयशा हॉस्पिटल में किसके साथ मस्ती कर रही है, शादी का रिश्ता तय हो चुका है फिर भी। फ़ोटो के साथ एक फेक ऑडियो भी था। किसी ने हमारी पुरानी बातचीत को एडिट करके लगाया था, जिसमें लगता था कि हम एकांत में मिल रहे हैं। अगले दिन घर में तूफान आ गया। पिताजी ने फ़ोन पर ग्रुप देखा और चिल्लाए, ये क्या बकवास है आयशा, हमारी इज्जत का क्या होगा, पूरे मोहल्ले में अफवाह फैल गई है। माँ रोने लगी। रिया स्कूल से आकर मुझे गले लगाकर बोली, दीदी, लोग क्या क्या कह रहे हैं। फैसल का फ़ोन आया। मैंने सोचा था तुम अच्छी लड़की हो, अब ये सब। मैंने रोते हुए सब साफ किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। पिताजी का कारोबार भी प्रभावित हुआ। 2 पुराने ग्राहक ने ऑर्डर रद्द कर दिए। भाई साहब, इज्जत का सवाल है, एक ने कहा।
मैंने हमज़ा साहब को मैसेज किया, आपने ये फ़ोटो किसी को दी? उनका जवाब आया, नहीं आयशा, मैंने तो किसी से शेयर ही नहीं किया, ये गलत फहमी है। लेकिन मेरे मन में शक बैठ गया, क्या वो सच कह रहे हैं या फिर कोई और बात है? ट्रस्ट टूटने लगा। मैं हॉस्पिटल जाना बंद कर दी, घर में बैठी रोती रही। फिर असली मुसीबत आई। रिया स्कूल से लौटते वक्त सड़क दुर्घटना में घायल हो गई, पैर में फ्रैक्चर, और डॉक्टरों ने कहा तुरंत सर्जरी चाहिए। पिताजी का कारोबार पहले ही डाउन था, पैसे कहाँ से लाएं? अस्पताल के बिल 2 लाख से ऊपर। मैंने बैंक से लोन की कोशिश की लेकिन रिजेक्ट हो गया। उस रात मैंने हमज़ा साहब को फ़ोन किया, मदद चाहिए लेकिन कोई शर्त नहीं। उन्होंने सुना और बोले, आओ हॉस्पिटल, मैंने चैरिटी फ़ंड से बात की है, रिया की सर्जरी मुफ्त होगी। मैं गई। हमज़ा साहब ने सब इंतज़ाम कर रखा था, सर्जरी हुई, रिया बच गई। लेकिन अफवाह अभी भी चल रही थी। एक दिन हॉस्पिटल की नर्स रुखसाना, जो हमज़ा साहब को पसंद करती थी, सामने आई। उसने कबूल किया, मैंने फ़ोटो एडिट की थी। आयशा, मुझे जलन थी। मैं सोचती थी कि हमज़ा साहब मुझे देखेंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा तुम्हारी तारीफ़ की। मैंने सोचा था कि तुम्हें हटाकर माफ़ कर दो। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने पूरे ग्रुप में सच्चाई पोस्ट कर दी, फेक ऑडियो और फ़ोटो की हकीकत बताई। पिताजी ने सब पढ़ा। उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं, शर्मिंदगी थी। आयशा, हमने बिना सुने तुम्हें जज कर लिया, तुम्हारी इज्जत पर हमने शक किया। माँ ने मुझे गले लगाया। फैसल ने खुद फ़ोन करके माफ़ी मांगी। मैंने भी अफवाह पर यकीन कर लिया। रुखसाना ने भी बदलाव किया। उसने हॉस्पिटल में अपना बर्ताव सुधारा और अब गरीब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वॉलंटियरिंग करती है। हमज़ा साहब ने मुझे गार्डन में बुलाया। आयशा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ये रिश्ता परिवार की मंजूरी के बिना नहीं चल सकता। हम इंतज़ार करेंगे। तुम्हारा सपना, तुम्हारा क्लिनिक, मैं साथ दूंगा। मैंने सिर हिलाया। अब कोई जल्दबाजी नहीं, आज रिया पूरी तरह ठीक है। पिताजी का कारोबार वापस पटरी पर है। मैं फिर हॉस्पिटल जाती हूँ। हमज़ा साहब और मैं अब भी साथ काम करते हैं, लेकिन अब ज़्यादा सावधानी से। परिवार ने भी समझ लिया कि रिश्ते इज्जत और विश्वास पर टिकते हैं, न कि अफवाहों पर। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि ज़िंदगी में गलत फहमियाँ और अफवाहें कितनी जल्दी किसी की इज्जत और परिवार को तोड़ सकती हैं। लेकिन सच बोलने की हिम्मत, विश्वास बनाए रखना और गलती मानकर सुधार करना ही असली इंसानियत है। अगर आपने किसी को बिना वजह शक किया हो तो आज ही माफ़ी मांग लीजिए, और अगर आप पर शक हुआ हो तो धैर्य रखिए, सच्चाई एक दिन ज़रूर सामने आएगी। जो भी इस कहानी से कुछ सीखा हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक खुद को और अपने परिवार को संभालिए। अल्लाह हाफिज़। दुनिया भर में इमरजेंसी हेल्थ केयर तक दर से रसाई, रोड्स, पैसे और डिस्टेंस के कारण अक्सर हम सोचते हैं कि मेडिकल इमरजेंसीज़ में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस है। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इमरजेंसी हेल्थ केयर तक दर से रसाई कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही नहीं, बल्कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखी गई है। इसका असर ज़्यादातर उन एरियाज़ में होता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा और डिस्टेंस एक साथ चैलेंज बन जाते हैं। रोड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा चैलेंज रोड्स या सड़कें इमरजेंसी हेल्थ केयर तक रसाई में सबसे बड़ा फैक्टर होती हैं। अगर एक पेशेंट को सीवियर इंजरी या हार्ट अटैक हो जाए और हॉस्पिटल डोर हो तो सड़कों की क्वालिटी ज़िंदगी और मौत का फ़र्क तय कर सकती है। गांव और रूरल एरियाज़ में अक्सर रोड्स ख़राब या बेरस्ते होते हैं। बरसात या फ्लडिंग के टाइम ये रोड्स और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। एम्बुलेंस को स्लो चलना पड़ता है और कई बार व्हीकल का ब्रेकडाउन भी कॉमन है। इसी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचने में देर हो जाती है, जो क्रिटिकल सिचुएशंस में फेटल साबित हो सकती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कभी कभी अर्बन ट्रैफिक और ओवरक्राउडिंग इमरजेंसी रिस्पांस को डिले कर देती है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में सड़कों की पुअर कंडीशन और लैक ऑफ प्रॉपर साइनेज या स्ट्रीट लाइटिंग इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। मनी, फाइनेंशियल बैरियर। पैसे की कमी भी इमरजेंसी हेल्थ केयर तक देर से रसाई का एक बड़ा सबब है। बहुत से लोग, खासकर डेवलपिंग नेशंस में, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएट फंड्स अफोर्ड नहीं कर पाते। एम्बुलेंस हायर करना, इमरजेंसी ऑपरेशन या इंटेंसिव केयर का खर्चा अक्सर आम आदमी की बजट से बाहर होता है। कई बार लोग सेल्फ मेडिकेशन या लोकल क्लिनिक्स पर रिलाई करते हैं,
क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल तक डायरेक्ट एक्सेस का खर्चा नहीं होता। इस डिले का असर पेशेंट की हेल्थ पर डायरेक्टली पड़ता है। रिसर्च ये दिखाती है कि फाइनेंशियल बैरियर की वजह से कई बार ट्रीटेबल कंडीशंस भी डेडली बन जाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी हर जगह एक्सेसिबल नहीं है। रूरल और लो इनकम अर्बन एरियाज़ में इंश्योरेंस कवरेज मिनिमल होती है और ये लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाते। रिजल्ट, इमरजेंसी केयर के लिए लेट अराइवल और प्रिवेंटेबल डेथ्स का रिस्क ज़्यादा। 3. डिस्टेंस, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी। डिस्टेंस या दूरी भी एक क्रूशियल फैक्टर है। कई रिमोट और माउंटेनस रीजन्स में हॉस्पिटल या इमरजेंसी सेंटर काफ़ी दूर होता है। हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन या एयर एम्बुलेंस सिर्फ लिमिटेड रीजन्स में अवेलेबल है और उनका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। रूरल अफ्रीका, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका में अक्सर लोगों को नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए घंटों या कभी कभी दिन भर का सफ़र करना पड़ता है। इस दौरान पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट हो सकती है। अगर किसी को स्ट्रोक, हार्ट अटैक या सीवियर ट्रॉमा हुआ हो तो मिनट बाय मिनट डिले जान का रिस्क बढ़ा देता है। डिस्टेंस के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबिलिटी और स्पीड भी मैटर करता है। कई गांव ऐसे होते हैं जहां सिर्फ फुटपाथ या अनपेव्ड रोड्स होते हैं और रेनी सीजन में ये एरियाज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड हो जाते हैं। इस वजह से इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भी टाइमली हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाते। 4. इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का रोल। कुछ कंट्रीज़ में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज (EMS) का नेटवर्क वीक है। एम्बुलेंस की शॉर्टेज, ट्रेंड पैरामेडिक्स का लैक और कॉल सेंटर रिस्पांस टाइम का स्लो होना इमरजेंसी केयर में डिले का एक और मेजर रीज़न है। अगर रोड्स, पैसा और डिस्टेंस का प्रॉब्लम कंबाइंड हो जाए तो EMS सिस्टम की इनएफिशिएंसी और भी डेडली हो जाती है। रिसर्च कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि टाइम सेंसिटिव केसेस में फेटालिटी कम की जा सके। 5. टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस का गैप। टेक्नोलॉजी और पब्लिक अवेयरनेस का भी रोल है। कई लोग इमरजेंसी नंबर्स नहीं जानते या उन्हें एम्बुलेंस रिक्वेस्ट करने के करेक्ट प्रोसीजर्स पता नहीं होते। रूरल और पुअर अर्बन एरियाज़ में मोबाइल कनेक्टिविटी या डिजिटल लिटरेसी का लैक डिले को और बढ़ाता है। टेलीमेडिसिन और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से इमरजेंसी रिस्पांस को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी भी कई रीजन्स में ये सर्विसेज अनअवेलेबल या अनअफोर्डेबल हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स और कम्युनिटी ट्रेनिंग से लोग जल्दी और इफ़ेक्टिव रिस्पांस दे सकते हैं। 6. सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। सोशल और कल्चरल नॉर्म्स भी डिले में रोल प्ले करते हैं। कई कम्युनिटीज़ में लोग पहले लोकल हीलर्स या ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिलाई करते हैं। ये रिलायंस इमरजेंसी मेडिकल केयर को लेट कर देती है। जेंडर और एज भी फैक्टर हैं। विमेन और एल्डरली पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचने में ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, खासकर अगर उनके साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं है। कल्चरल हेजिटेशन या फियर भी लोगों को टाइमली मेडिकल अटेंशन लेने से रोकता है। 7. सॉल्यूशंस और इम्प्रूवमेंट्स। इमरजेंसी हेल्थ केयर तक टाइमली रसाई के लिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। रोड और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, रूरल और रिमोट एरियाज़ में प्रॉपर रोड्स और एम्बुलेंस रूट्स क्रिएट करना, अफोर्डेबल हेल्थ केयर और इंश्योरेंस स्कीम्स, लो इनकम फैमिलीज़ के लिए सब्सिडीज़ या फ्री इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल कराना, कम्युनिटी बेस्ड इमरजेंसी ट्रेनिंग, लोगों को बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स और एम्बुलेंस कॉल करने के तरीके सिखाना। टेक्नोलॉजी का यूज़, GPS इनेबल्ड एम्बुलेंस ट्रैकिंग, टेलीमेडिसिन और डिजिटल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करना। डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर्स, रिमोट एरियाज़ में मिनी इमरजेंसी यूनिट्स क्रिएट करना ताकि इनिशियल केयर तुरंत प्रोवाइड हो सके। इन मेजर्स से सिर्फ लाइफ सेविंग आउटकम्स ही नहीं इम्प्रूव होंगे, बल्कि लोगों का कॉन्फिडेंस और हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ेगा। कंक्लूजन, दुनिया भर में इमरजेंसी हेल्थ केयर तक देर से रसाई के पीछे रोड्स, मनी और डिस्टेंस का ट्रिपल चैलेंज होता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल बैरियर्स और फिजिकल डिस्टेंस कंबाइंड होकर प्रिवेंटेबल डेथ्स को जन्म देते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेडिकल सिस्टम की डिफिशिएंसी नहीं है, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटीज़ का रिफ्लेक्शन भी है। जब तक गवर्नमेंट्स, कम्युनिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव नहीं करते, तब तक इमरजेंसी सिचुएशंस में लोगों की जान खतरे में रहेगी। टाइम ही क्रिटिकल फैक्टर है और 1 मिनट की देर कभी कभी ज़िंदगी और मौत का फ़र्क तय कर सकती है।
दुनिया भर में हर इंसान को ये हक है कि इमरजेंसी केयर टाइमली और एक्सेसिबल हो। रोड्स, मनी और डिस्टेंस के ऑब्स्टिकल्स को दूर करके ही हम प्रिवेंटेबल डेथ्स को कम कर सकते हैं और एक हेल्थियर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। ये आर्टिकल लगभग 950 वर्ड्स का है। उमर, अगर आप चाहो मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड और कन्वर्सेशनल टोन में भी लिख सकता हूँ जो यूट्यूब ऑडियो या ब्लॉग के लिए परफेक्ट रहे। क्या मैं वो वर्जन भी बना दूँ?